दोस्तों, आखिरकार अमेरिका के टेक्सास में राहुल गांधी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपनी पहली बार बात रखी। राहुल गांधी इससे पहले भी अमेरिका जा चुके हैं, लेकिन एलओपी के तौर पर पहली बार वो अमेरिका गए। तो किस तरह से उनका स्वागत हुआ और क्या गर्मजोशी से भारतीय मूल के लोगों ने उनका वेलकम किया, अगर आप तफसील से जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि कल मैंने पोस्ट की और काफ़ी लोगों ने पसंद भी की। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ राहुल गांधी की वो बात जो अमेरिका से राहुल गांधी ने बोली प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को सुनाने के लिए। राहुल गांधी ने बिना लाग लपेट दोस्तों अमेरिका में वो बातें बोली जो किसी भी हाल में इस सरकार को अच्छी नहीं लगेंगी। अब आप आने वाले कुछ घंटे में इस तरह की आर्टिकल्स छपते देखेंगे, इस तरह की खबरें आती देखेंगे कि देखिए राहुल गांधी ने विदेश में जाकर एक बार फिर से भारत का अपमान किया है, जो कि हमेशा से ही एक खास नैरेटिव बनाने की कोशिश राहुल गांधी के खिलाफ की जाती है दोस्तों। लेकिन सच्चाई यह है कि राहुल गांधी ने आईना इस सरकार को हर लिहाज से, हर तरह से दिखाया है उन मुद्दों पर जिस पर वो हमेशा से बोलते आए हैं। दोस्तों, राहुल गांधी का पूरा भाषण भी मैंने सुना और उसके बाद वहाँ पर लोगों से उन्होंने इंटरेक्शन भी किया। स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद थे, भारतीय मूल के बिजनेसमैन मौजूद थे, कई लोग मौजूद थे भारतीय मूल के, जिनको बहुत साल हो गए हैं वहाँ आए हुए, जिनको कुछ साल हुए हैं वहाँ आए हुए। उनसे राहुल गांधी ने अलग अलग मुद्दे पर बात की, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मुझे लगा जो सबसे पहले आपको बताना चाहिए वो रोजगार का मुद्दा था, क्योंकि ये एक मुद्दा है जिसको लेकर आने वाले कुछ घंटों में खबरें बनने वाली हैं, क्योंकि इस तरह के मुद्दों के लिए राहुल गांधी को टारगेट किया जाता है। दोस्तों, राहुल गांधी के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि जब भी वो विदेश जाते हैं चीन की तारीफ करते हैं, जब भी वो विदेश जाते हैं भारत की बदनामी करते हैं, जबकि ऐसा कभी भी नहीं है। उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। दोस्तों, एक सवाल आया जब वो लोगों से बात कर रहे थे कि आप क्या सोचते हैं मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, क्योंकि भारत के लिए रोजगार जैसी समस्या का हल तब तक नहीं होगा जब तक भारत अपने आप को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर, दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर नहीं पेश करेगा, जो कि चीन ने किया। दशकों पहले चीन ने किया और आज भी चीन दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बना हुआ है। तो राहुल गांधी ने साफ कहा कि हमारे देश में कौशल की कोई कमी नहीं है। अगर हमारा देश उत्पादन के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दे तो वो चीन से प्रतियोगिता कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, राहुल गांधी की जो बातचीत थी बहुत ही व्यापक थी। दोस्तों, राहुल गांधी ने हिंदुत्व के उसी मुद्दे को लेकर एक बार फिर से आरएसएस और मोदी सरकार पर चोट की, जिसको लेकर हमेशा से वो मोदी सरकार की आलोचना करते रहे हैं। और इस बात की वाकई में तारीफ करनी होगी दोस्तों कि विदेश में भी जाकर राहुल गांधी अपने मुद्दों से नहीं भटकते हैं। मतलब विदेश में जाकर आरएसएस का नाम लेकर कई बार राहुल गांधी ने आरएसएस को निशाने पर लिया, ये कहते हुए कि पूरा का पूरा जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें आरएसएस का कब्जा हो चुका है और भारत की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो कुलपति हैं वो आरएसएस नियुक्त करती है। ये बहुत बड़ा बयान है अपने आप में, कहते हुए आरएसएस जैसी संस्था के लिए जिसको बहुत आसानी से विपक्षी भी टारगेट करने से डरते हैं। इसके अलावा दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी राहुल गांधी से सवाल पूछा गया। भारत जोड़ो यात्रा ने कैसे उनको बदला, किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उन्होंने लोगों को सुनना शुरू किया और लोगों तो जो वो सुनते थे वही उनकी भाषा बन गई, वही उनके शब्द बन गए। ये भी राहुल गांधी ने अपने इस इंटरेक्शन में बताया। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसकी मैंने शुरुआत में जिक्र किया दोस्तों, वो बात जो एक्चुअली में बीजेपी और आरएसएस को सबसे ज़्यादा परेशान करती है, हिंदुत्व के मुद्दे पर राहुल गांधी का बोलना। जिस तरह से लोकसभा के अंदर भगवान शिव की तस्वीर लेकर राहुल गांधी आए, भगवान शिव और अभय मुद्रा का जिक्र एक बार फिर से राहुल गांधी ने यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा के बीच किया दोस्तों, क्योंकि चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद, चुनाव से पहले राहुल गांधी रोजगार के मुद्दे पर लगातार बोलते रहे और यही वजह है कि रोजगार के मुद्दे पर जनता ने उनको पसंद किया, जनता उन्हें सुनना अब चाहती है, क्योंकि वो रोजगार के मुद्दे पर वो इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने सबसे पहले बोलना शुरू किया था। अब तो तेजस्वी यादव, इसके अलावा अखिलेश यादव, हर कोई रोजगार के बारे में बात भी करता है। और रोजगार दोस्तों देश की एक महत्वपूर्ण समस्या है जिसको इस बजट में सरकार ने माना भी है, स्वीकार भी किया, एक्सेप्ट भी किया है। इस पूरे के पूरे मुद्दे पर जब रोजगार की समस्या को लेकर पूछा गया राहुल गांधी से, तो उन्होंने किस तरह से चीन के प्रोडक्शन से तुलना की भारत के प्रोडक्शन की और ये बताया कि भारत ने प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दिया, मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान नहीं दिया। इसके साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी ने क्रोनी कैपिटलिज्म को लेकर भी खुलकर बात की, जिसको लेकर वो भारत में भी बात करते हैं कि कैसे कुछ बिजनेसमैन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उनके आपने कर्ज माफ़ कर दिए, लेकिन जितना पैसा आपने उनके कर्ज माफ़ी में लगाया उतना अगर आप मैन्युफैक्चरिंग पर लगा देते या फिर दूसरे सेक्टर्स को सेटअप करने में लगा देते तो आज भारत की ग्रोथ स्टोरी क्या होती। No, I don't see again what I think
is not as important as what the large mass of Indian people think, right? One problem that you simply cannot solve if you continue on the direction we're on is giving our blue collar workers jobs. You simply, if you carry on this road, you simply cannot do that, right? The only way you're going to give our large mass of people jobs is if you start producing things, if you start manufacturing. And the foundation of manufacturing, you don't just start manufacturing cell phones, right? It is a sequence, right? So you have to go up the value chain if you want to manufacture. A lot of people say, oh no, you can manufacture cell phones directly. Well, cell phones are not being manufactured in India. Cell phones are being assembled in India. It's a different thing. Meaning components are coming from China and those components are being assembled in India, right? The reason China can develop those components is because they have a huge infrastructure that has manufactured many different things, many different types of things before. So you cannot get away from that basic stuff. And I think you have to have a vision for production. For example, our GST is designed against production. It rewards consumption, it punishes production. States that produce are harmed, right? Large monopolies, huge monopolies harm production, right? They influence the policy regime so that players cannot produce. So these are some of the things that you would have to look at if you want India to start producing. I'm convinced India can produce with no problem. I'm convinced that India can take on China if you start aligning the country for production and if you start respecting skills. I'm absolutely convinced of it. And states like Tamil Nadu have already shown it. Right? It's not that Indian states have not done it. Pune has shown it, Maharashtra has shown it, Tamil Nadu has shown it, Karnataka to an extent has shown it. Right? So it is being done, but it's not being done at the scale and with the coordination that it needs to be done. I'll give you an example. You take any district in India, you will find that there is a historical network that produces there. You go to Moradabad, you will find brass, right? You go to Mirzapur, you will find carpets. You go to Bellary, you will find jeans. So each district has a traditional network of production. Now, how much support are those people getting? You want to create a brass industry, create it in Moradabad. Open the banks to them, infuse technology, support them, and I guarantee you, they will take on China, right? And you can do it in every district. You support the Bellary jeans industry. You put in a couple 100 crores into that thing. You open the doors of banks to them. I guarantee you they'll get to work, right? But currently, I mean, a simple statistic: 16 lakh crore rupees. 16 lakh crore rupees of bank loans have been forgiven to 25 people. 25 people. Right? Do you realize how many industries you could set up with that? And they've just been forgiven. Right? When we forgive farm loans and we say, okay, we're going to forgive 70,000 crores for all India's farmers, the press suddenly jumps up and down. And 16 lakh crores have been forgiven without a word. And whose money is it? It's taxpayers' money. Where's it come from? It's come from your pockets. So why should 20 people get this massive free gift? Why should one person, suddenly have all the ports, all the airports, all the defense contracts? What is happening when you do that? You're taking away money from people. Instead of having one business that
runs all the airports in the country, and one business that runs all the ports, you could have 10, 15, 20, right? So it's all destruction of economic activity. दोस्तों जाहिर सी बात है, राहुल गांधी की नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इस तरह की बातें ना तो बीजेपी को अच्छी लगेंगी, ना ही अंधभक्तों को लगेंगी। लेकिन आपको राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर व्यापकता से अपने हर मुद्दे में जिस तरह से बात रखी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि ये राहुल गांधी की नेता प्रतिपक्ष के तौर पर न केवल पहली यात्रा है, बल्कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं दोस्तों। इसी साल अमेरिका अपना नया राष्ट्रपति चुन लेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी वहाँ जा रहे हैं, और अपने हर पूरे भाषण में राहुल गांधी ने बार बार अमेरिका और भारत के घनिष्ठ संबंधों की बात की। राहुल गांधी ने ये बात की कि मैं इस यात्रा के जरिए दोनों देशों के संबंधों को और घनिष्ठ कैसे कर सकता हूँ, और गहरा कैसे कर सकता हूँ। बार बार वहाँ जो भारतीय मूल के लोगों से वो बात कर रहे थे, वो यही कर रहे थे कि भारत में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप आइए हमारे साथ काम कीजिए। आपको ही राहुल गांधी का ये भाषण कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।